हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में। हाल ही में खबर आई है कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जारी किया गया है महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है, उसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और अंत में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की जरूरत है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में या नहीं। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ आपके लिए लाया है प्रीलिम्स और मेंस का 2021 का कोर्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ज्यादा जानकारी के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए, खबर यह है कि हाल ही में कंगना रनौत के खिलाफ उनके कुछ रिमार्क्स आए थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह लगता है, उनको मुंबई में डर लगता है। ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाया गया है। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी एक प्रिविलेज मोशन ऑलरेडी है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि वो डिरोगेटरी लैंग्वेज और बेसलेस रिमार्क्स कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ। तो इसीलिए इन दोनों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की प्रक्रिया चल रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, दोनों में रेस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रिविलेज मोशन होता क्या है। अगर ये प्रिविलेज मोशन पास हो जाएगा तो कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, इन सब चीजों पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब क्या है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक राइट है, कुछ इम्यूनिटीज हैं जो लेजिस्लेचर मतलब जो हमारा संसद है, हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और उनके मेंबर्स बोथ MPs एंड MLAs, उनको कुछ प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो चलिए देखते हैं ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहां पे लिखे गए हैं संविधान में। अगर हम संविधान की बात करें, अनुच्छेद 105 में संसद के लिए मतलब पार्लियामेंट के लिए प्रिविलेजेस और उनकी इम्यूनिटीज को डिफाइन किया गया है। और सिमिलर आर्टिकल है आर्टिकल 194, जहां पे पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज ऑफ state legislatures as well as members of state legislatures has been defined very clearly in the Constitution of India। तो चलिए देखते हैं ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है क्या। मैं कॉमन डिस्कशन करने वाला हूं दोनों का, मतलब पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉमन डिस्कशन है। किस तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं दो तरह के। एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज, मतलब यहां पे MP और MLA को कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस है उनके लिए। उसके अलावा एक कलेक्टिव प्रिविलेज है हाउस का, एज ए लेजिस्लेचर, संसद का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स का, उनका खुद का एक कलेक्टिव प्रिविलेज है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती है। हर एक सांसद को, MP को, MLA को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जो भी वो कहेंगे संसद या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके खिलाफ उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। इसका मतलब है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं कहता हूं रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाउस की अवमानना करे या फिर वो कुछ ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करे जिससे कि पूरे हाउस की ही कुछ बेइज्जती हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, वो अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस नहीं है स्पीच का, लेकिन उनको कॉमन सिटीजन से ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर वो कुछ कहेंगे संसद में तो उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द रूल्स ऑफ द हाउस। तो आपने इसीलिए बहुत बार देखा होगा कि कई सांसद होते हैं जो चुटकुले सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, एटसेट्रा। तो इट इज कंप्लीटली अप टू देम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप अपशब्द या हाउस के रूल्स नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात की जाए तो उनको फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है, मतलब कोई भी MP है या MLA है, उनको 40 दिनों तक, अगर कोई सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले 40 दिन, सत्र खत्म होने के बाद 40 दिन उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, केवल सिविल केस में, क्रिमिनल केस में उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी सांसद को पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता परमिशन ऑफ स्पीकर के बिना। साथ ही साथ स्पीकर को उसके रीजन बताने पड़ेंगे कि क्यों आप उस सांसद को अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल चार्ज है तो उनको हाउस के बाहर अरेस्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ सिविल केस में उनको प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा अगर उनको विटनेस के तौर पे बुलाया गया है कहीं पे, तो वो
उस ड्यूटी से भी फ्री हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। पहले इंडिया में जूरी सिस्टम था, तो जूरी सिस्टम से भी इनको फ्रीडम थी। तो एज अ विटनेस, एज अ जूरी मेंबर, देयर इज अ फ्रीडम फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वो संसद में अपनी ड्यूटी निभाने वाले हैं। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। जो अभी कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स लाई गई प्रिविलेज, वो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस नहीं है। यहां पे केवल एमपी और एमएलए की बात हो रही है। अगर वो समझ लीजिए कोई झूठा स्टेटमेंट दे देंगे, कोई मिनिस्टर झूठा स्टेटमेंट दे देगा पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग लाई जा सकती है प्रिविलेज मोशन की। लेकिन जो कलेक्टिव प्रिविलेजेस है उसके तहत कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये प्रोसीडिंग लाई गई है। कलेक्टिव जो हाउस के प्रिविलेजेस होते हैं वो है कि हाउस अगर चाहे तो उनके पास राइट है उनकी जो डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स है उसको किस तरह पब्लिश किया जाए। वो ये भी कह सकते हैं कि प्लीज इसको पब्लिश ना करें। इसके अलावा नॉर्मली ये होता है कि आप संसद में जाके सत्र देख सकते हैं, आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विटनेस कर सकते हैं, एज नॉर्मल पब्लिक यू कैन गो एंड विजिट। तो हाउस के पास ये भी राइट है कि वो स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर दे अपनी प्रोसीडिंग्स में आने से। इसके अलावा अगर कोई मेंबर एमपी एमएलए हो या अगर कोई बाहर वाला भी हो जिन्होंने ब्रीच किया है प्रिविलेज ऑफ हाउस, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, कुछ वर्ड कहा है, कोई अवमानना की है संसद की या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उनके खिलाफ प्रिविलेजेस मोशन लाया जा सकता है। तो अभी जो इन दोनों के खिलाफ लाया गया है वो इस कलेक्टिव प्रिविलेज के तहत है कि आउटसाइडर कोई ब्रीच करे तो उनको भी सजा दे सकते हैं। इसके अलावा द हाउसेस हैव नॉर्मल राइट टू रेगुलेट देयर ओन अफेयर्स। तो ये हो गई इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव राइट्स। नॉर्मली इंडिविजुअल राइट्स या इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं वो एमपी और एमएलए के खिलाफ या उनकी प्रोटेक्शन में होती है। अगर वो उसको ब्रीच करें तो उनके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है। आउटसाइडर्स के लिए कलेक्टिवली ली जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर एक प्रिविलेज मोशन आ गया, प्रिविलेज प्रोसीडिंग किस तरह चलती है। पहले तो प्रिविलेज प्रोसीडिंग आ सकती है किसी भी हाउस में, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, स्टेट असेंबली, एनी हाउस। तो जैसे ही वो प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा स्पीकर या चेयरमैन द्वारा, तो वो एक प्रिविलेज कमिटी सेटअप करेंगे। प्रिविलेज कमिटी में इन जनरल होते हैं 15 लोग लोअर हाउस में और 10 लोग अपर हाउस में, एज पर दी स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट पार्टीज। और अगर ये प्रिविलेज कमिटी डिसाइड कर ले कि आप गिल्टी हो ऑफ ब्रीचिंग द प्रिविलेज ऑफ द हाउस, देन आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, मतलब आपको सजा मिल सकती है। लेकिन ये सजा अगेन डिसाइड करेगा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके ऊपर कुछ फाइन भी इंपोज किया जा सकता है, कुछ पैसे का फाइन भी लगाया जा सकते हैं, वो भी डिसाइड करेंगे वही लोग। आपको सस्पेंड किया जा सकता है, अगर आप हाउस के मेंबर हो तो आपको हाउस से सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्मली आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप माफी मांगिए आपके स्टेटमेंट्स के लिए, या फिर हाउस का डिस्प्लेजर व्यक्त किया जाता है कि आपने कुछ गलत किया हुआ है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। तो ये सब एवेन्यूज अवेलेबल है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है पहले से ही, क्योंकि इसको मिसयूज करते आ रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस। ऑल्दो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को बहुत ही कम मिसयूज किया गया है। इनफैक्ट बहुत ही रेयर केसेस मिलेंगे जहां पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है आउटसाइडर्स के खिलाफ। एक एग्जांपल है, जब एक व्यक्ति ने हाउस के अंदर जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो उन्होंने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट कह दिया था गैलरी से। तो उनको कहा गया था कि माफी मांगिए नहीं तो आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के तहत सजा दी जाएगी। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन पार्लियामेंट। लेकिन इसको बहुत हद तक मिसयूज किया है किसने? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। आप देख सकते हो यहां पे मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस कमिटी बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट सप्रेसेस योर फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में स्पीकर ने यह कहा था कि 2 जो जर्नलिस्ट थे उनको अरेस्ट कर लीजिए, उनके ऊपर 1 लाख फाइन लगाया गया था और उनको 1 साल कैद की सजा दी गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु स्पीकर, तमिलनाडु असेंबली ने बहुत बार ये किया है कि राइटर्स, पब्लिशर्स, हिंदू के जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स लाकर उनको सजा दी गई है। तो बहुत पहले से ये डिमांड चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर दीजिएगा, मतलब एक क्लियर कट चीजें लिख देनी चाहिए कि क्या सजा मिलेगी, क्या है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इसके ऊपर बहुत से आर्टिकल मिलेंगे। एक लॉ एक्सपर्ट है एजी नूरानी, उन्होंने ये कहा था, हु इज टू जज द मिसयूज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कौन जज करेगा। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत यह है कि आर्टिकल 105, 194 दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस दैट इज इन फोर्स इन इंग्लैंड। इनफैक्ट आर्टिकल
105 में बहुत दिनों तक ये लिखा गया था कि कन्वेंशंस, प्रिविलेजेस जो फॉलो होते हैं इंग्लैंड में वही फॉलो होगा इंडिया में भी। लेकिन अगर आप इंडिया और इंग्लैंड को देखोगे, इंग्लैंड क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इंडिया इज नॉट अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री सेटअप। लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर भी है जुडिशरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। इसके अलावा प्रिविलेजेस क्लियर कट डिफाइंड नहीं है। समझ लीजिए, अगर कोई डिसीजन हुआ है पार्लियामेंट में और मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं, अगर एक सिंपल आलोचना कर दूंगा तो क्या मुझ पे प्रिविलेज प्रोसीडिंग आएगी? कोई नहीं जानता। इट डिपेंड्स ऑन दोज पार्लियामेंटेरियंस। इसके अलावा क्लियर कट पनिशमेंट नहीं दी गई है या क्लियर कट पनिशमेंट नहीं लिखा गया। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पास भी हो गया तो क्या सजा दी जाएगी? 1 महीना इंप्रिजनमेंट, 2 महीना इंप्रिजनमेंट, 1 साल इंप्रिजनमेंट, 10 साल इंप्रिजनमेंट या फिर 1 लाख फाइन, 10 लाख फाइन? कुछ नहीं लिखा गया है प्रिविलेजेस में। ये सब डिपेंड करता है सांसदों पर। इसके अलावा जो हाउस है, मतलब जो मेंबर्स है, जो प्रिविलेज कमिटी है, दैट इज द सोल जज। सिर्फ वो जज है अपने प्रिविलेज के बारे में, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या नहीं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार याचिका फाइल हो चुकी है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज गलत है एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड। बट सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे सांसद को जज बनना चाहिए? क्या उनके पास वो एबिलिटी है कि वो जज करे और लोगों को सजा दे? इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जुडिशरी पड़ी हुई है। तो जब तक हम लोग क्लियर कट लॉस नहीं लाएंगे तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी। तो हमको ये समझना है, तो क्या कोडिफाई करना चाहिए या नहीं इन प्रिविलेजेस को? इसके ऊपर भी काफी वाद विवाद हुआ है। बहुत से लोग हैं जिसको सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो थे एल.एम. सिंघवी, अगर आपको याद होगा, एल.एम. सिंघवी कमेटी ने ये कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये कहा है कि कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्लियरली कहा है 2 बार कि इसको डिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा NCRWC मतलब नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2002 में उसने रिपोर्ट दी थी, उसने भी ये कहा है कि प्रिविलेजेस को क्लियरली डिफाइन कीजिए और डीलिमिट कीजिए। अगर डिफाइन और डीलिमिट नहीं करेंगे तो स्पेशली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इसको बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्व करने के लिए, जर्नलिस्ट का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्व करने के लिए। तो इसको डिफाइन और डीलिमिट करना बहुत जरूरी है, ये इन लोगों ने कहा है। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है, मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं इस पहलू के साथ। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी जो चेयरमैन थे, जिनको हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस। लेकिन आपको याद रखना है, ये उन्होंने कहा था 1950 में। केवल अंबेडकर ही नहीं, जो पहले हमारे स्पीकर थे जीवी मावलंकर, उन्होंने भी कहा था कि कोई जरूरत नहीं है प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की। समय जैसे चलता रहेगा, हम समय के अनुसार प्रिविलेजेस को बदलेंगे, प्रिविलेजेस को लाएंगे, आप प्रिविलेजेस को थोड़ा सा क्लियर करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूरत नहीं है कि कोडिफाई करें। तो आप मुझे बताइए कि प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की जरूरत है या नहीं। अगर कोडिफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो MPs हैं, MLAs हैं, वो हमारे जज बन जाएंगे and they can curb our freedom of speech and expression at their whims and fancies. With that, I end my discussion. Thank you very much. Jai Hind.